स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन पॉइंट फिजिक्स में। हम अपने इस YouTube चैनल में CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, नीट तथा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फिजिक्स से रिलेटेड हैं सभी को कवर करेंगे। इस YouTube चैनल में हम 11th और 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कवर करेंगे। 12th क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, जिसकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। 11th क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके बताइए, ताकि इस चैनल से उन सभी को लाभ मिल सके। तो आज हम अपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की कि साइंस है क्या। साइंस is a systematic understanding of natural phenomena in details so that it can be predicted, controlled and modified। हम कह सकते हैं विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का यथा संभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किया जाने वाला एक सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें इस प्रकार से अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, मतलब भविष्यवाणी करने में, संशोधन तथा नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं, जैसे कि वर्षा का होना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, तारों का टिमटिमाना, XYZ कोई भी घटना जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, उन घटनाओं के आधार पर अन्वेषण करना, प्रयोग करना और भविष्यवाणी करना ही विज्ञान है। संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना, ये विज्ञान की खोज की ओर एक पहला चरण होता है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई, जिसका मीनिंग है टू नो। टू नो मीन्स जानना, और संस्कृत में जानने के लिए विज्ञान शब्द यूज किया जाता है, इसलिए हम साइंस को विज्ञान कहते हैं हिंदी में। साइंटिफिक मेथड, विज्ञान के बारे में अभी हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या है, कि कोई भी सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड में जो कुछ चरण होते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, व्यवस्थित प्रेक्षण, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, मैथमेटिकल मॉडलिंग, गणितीय प्रतिरूपण, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, भविष्यवाणी करना, और प्रयोग करना, स्पेक्युलेशन एंड प्रिडिक्शन, अटकलें लगाना। ये कुछ चरण हैं जो हम साइंटिफिक मेथड में यूज करते हैं। साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी। साइंस की अपनी कोई फाइनल थ्योरी नहीं है, मतलब समय के साथ साथ उसमें ऑब्जर्वेशंस और जैसे जैसे नॉलेज गेन होती चली जाती है, तो उसमें परिवर्तन आते चले जाते हैं, इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। जैसे कि जॉन केपलर ने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड जो लॉज थे, उसमें इम्प्रूवमेंट किया।
प्लैनेटरी मोशन के बारे में कोपरनिकस की एक थ्योरी थी। कोपरनिकस ने बताया कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पर स्थित होती है और सारे प्लैनेट, सन उसके अराउंड मोशन करते हैं। लेकिन जॉन केपलर ने कुछ और ऑब्जर्वेशन किए, अपनी नॉलेज को गेन किया, और उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि सन अर्थ के अराउंड मोशन नहीं करता है और अर्थ यूनिवर्स के सेंटर पर स्थित नहीं है। उन्होंने इस थ्योरी में इम्प्रूवमेंट किया और बताया कि अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मोशन करते हैं। ऐसे ही रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल। उसके बेसिस पर नील बोहर ने क्वांटम थ्योरी में इंप्रूवमेंट किया। पॉल डिराक ने 1930 में ये एक हाइपोथेसिस की थी कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल्स होना चाहिए। उनकी एक हाइपोथेसिस थी कि ऐसा होना चाहिए। अब ये बात सत्य है या नहीं है, इस बात के बारे में नहीं कहा जा सकता था। 2 साल के बाद कार्ल सैंडरसन ने 1932 में एक एंटी पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, उसकी खोज की। और ये बात जो 1930 में हाइपोथेसिस थी वो सत्य हो गई। तो साइंस की जो थ्योरी है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट होते चले जाते हैं। नेचुरल साइंस में हम नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे नेचुरल साइंस में फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री। हम फिजिक्स को डिफाइन करेंगे। फिजिक्स अपने आप में इतनी विस्तृत है कि इसकी परिभाषा देना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर से हम ये कह सकते हैं, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन ही फिजिक्स है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम along with related concepts such as energy and force। फिजिक्स भौतिक जगत तथा द्रव्य पदार्थ और उसकी गति समय के साथ स्पेस में तथा उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट जैसे एनर्जी, बल आदि का अध्ययन ही फिजिक्स है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई। यह है फ्यूसिस, जिसका मीनिंग है नेचर। फिजिक्स 2 तरह के प्रिंसिपल पर आधारित है, एक यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शन। यूनिफिकेशन में हम विभिन्न क्षेत्रों और परिस्थितियों में भौतिक जगत को कुछ सार्वत्रिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग परिस्थिति में हम एक ही नियम को यूज करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम पेड़ से सेब गिरता है, वहां भी अप्लाई होता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति करती है,
वहाँ भी ग्रेविटेशन लॉ यूज होता है। यानी कि ये जो नियम है ये परिस्थिति और क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता, सभी जगह अप्लाई हो सकता है। इसी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लॉ है मैक्सवेल्स के, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के सारे फिनोमेना को कवर करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या होता है, कोई बहुत बड़ा जटिल निकाय है तो उसे हम छोटे छोटे अवयव की सहायता से परिभाषित कर सकते हैं या जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे ताप है, ताप को हम अणुओं की गति की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ताप को निकाय के अणुओं की औसत गति ऊर्जा से संबंधित पाया गया। तो इसमें हम किसी बड़े निकाय को छोटे निकाय के अवयवों में तोड़कर व्यक्त किया जाता है। इम्पैक्ट एंड यूजेस ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट इम्पैक्ट है, इट कैन एक्सप्लेन अ फिनोमेना हैपनिंग ओवर अ लार्ज मैग्नीट्यूड विद अ सिंपल थ्योरी। एक लार्ज मैग्नीट्यूड को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एक सिंपल थ्योरी के माध्यम से हम फिजिक्स का प्रयोग करके। जैसे चंद्रमा तक की डिस्टेंस को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी थ्योरी हैं हमारे पास फिजिक्स में कि हम उस डिस्टेंस को बहुत आसानी से मेजर कर लेते हैं। Experiments and observation are used to develop new theories for unidentified phenomena and implement old theories for exciting phenomena. एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जो फिजिक्स में किए जाते हैं वो नई नई थ्योरीज को डेवलप करने के काम आते हैं, पुरानी थ्योरी को और एक्साइटेड बनाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइस यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को यूज करके डिवाइसेस का डेवलपमेंट होता है। जैसे हम स्मार्टफोन्स के बारे में सब जानते हैं, अब लगभग सभी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, लेकिन अब से कुछ वर्ष पहले स्मार्टफोन नहीं थे, तब एक साधारण से फोन थे। उससे पहले और चलें तो केवल तार वाले टेलीफोन होते थे। लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता गया और आज वो संभव है जो बहुत पहले संभव नहीं था। स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के स्कोप की बात करेंगे तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर्स क्वांटिटीज विद लेंथ मैग्नीट्यूड एज हाई एज 10⁻40 मीटर और मोर and as low as 10⁻⁻14 मीटर। तीन चीज लेंगे हम, लेंथ, टाइम और मास। फिजिक्स का स्कोप क्या है, अगर हम इन तीन क्वांटिटी के लिए देखें तो लेंथ को हम 10⁻40 मीटर तक या इससे भी ज्यादा तक मेजर कर सकते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 10⁻⁻14 मीटर या इससे भी कम। अगर हम टाइम की रेंज की बात करें तो फिजिक्स में टाइम जो मेजर किया जा सकता है वो मिनिमम 10⁻⁻22 सेकेंड से मैक्सिमम 10⁻18 तक, तो ये रेंज है टाइम की। ऐसी मास की जो रेंज है वो है 10⁻⁻30 किलोग्राम टू 10⁻55 किलोग्राम तक। फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्कोप। स्कोप के बेस्ड पर फिजिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक मॉडर्न फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स डील्स विद द मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना while the modern physics deals with microscopic phenomena.
क्लासिकल फिजिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना डील करते हैं। कहने का मतलब है मैक्रोस्कोपिक का मतलब है बड़ा, स्थूल, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है छोटे से। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम जैसे मून, सैटेलाइट, प्लैनेट्स, कुर्सी मेज, व्हीकल्स, इन सब को स्टडी करते हैं। और अगर हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना के अंतर्गत आता है। तो माइक्रो मतलब छोटे से है, छोटे में क्या आते हैं, न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्टडी करते हैं इसके अंतर्गत। क्लासिकल फिजिक्स में मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स ये सब आती हैं, सब पढ़ेंगे हम। मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स ये 12th में पढ़ेंगे। सी माइक्रोस्कोपिक डोमेन में बताया मैंने अभी, इसमें एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, न्यूक्लियर, ये सब फिनोमेना आते हैं। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के प्रोग्रेस के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं वो लिखे हुए हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलोंग विद क्वालिटेटिव एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन अप्रोच, एक्सट्रैक्टिंग एंड फोकसिंग ऑन इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ फिनोमेना। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी ही चाहिए फिजिक्स पढ़ते समय। हाइपोथेसिस, एक्सिम एंड मॉडल्स। हाइपोथेसिस का मतलब है सपोजिशन से, किसी परिकल्पना से, जरूरी नहीं है कि वो सही हो। इट इज नॉट टू बी प्रूव्ड, इसे प्रूव नहीं किया जा सकता। कैन बी वेरीफाइड थ्रू सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन इसे वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि 1930 में डिराक ने ये बात बता दी थी, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बात वेरीफाई की थी कि हाँ एक एंटी पार्टिकल होता ही होता है। देखा नहीं गया, उसे खोजा नहीं गया था तब तक। तो ये एक हाइपोथेसिस थी, जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो, हालांकि बाद में सत्य हुई ये हाइपोथेसिस, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी हाइपोथेसिस ट्रुथ ही हो। एक्सोइम, एक्सोइम सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होता है, सत्य घटना होती है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन के सारे साइंटिस्ट मान लेते हैं। मॉडल, मॉडल इज अ थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। किसी ऑब्जर्व फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी प्रपोज करते हैं वो मॉडल होती है। हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारी मॉडल्स, जैसे एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग, और उससे जितने भी ऑब्जर्वेशन मिले उस सारे ऑब्जर्वेशन को एक मॉडल के रूप में प्रपोज कर दिया। एज्यूम्पशन इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स where a number of phenomena can be explained. These assumptions are made from experiments, observations, and a lot of statistical data. Technology applications of physics. तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स की, पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी में फिजिक्स ही अप्लाई होती है। जैसे steam engine was developed from the industrial revolution in 18th century. Conversion of solar, wind, geothermal etc energy into electricity, ये सब टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है फिजिक्स की। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से ये टॉपिक। फंडामेंटल फोर्सेस नेचर, तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पाए गए हैं।
सबसे पहला फोर्सेस हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। पहले अगर हम ये जाने कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम दूसरे फोर्सेस से ड्राइव्ड नहीं कर सकते। द फोर्सेस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, like muscular friction force due to compression and elongation of spring and string, fluid and gas pressure, electric, magnetic, interatomic and intermolecular forces और डाइव फोर्सेस। ये सारे के सारे फोर्स डाइव फोर्सेस है, मतलब दूसरे फोर्सेस से ड्राइव किए जा सकते हैं ये फोर्सेस। लेकिन जो ओरिजिनल फोर्स होते हैं नेचर में, उन्हें हम फंडामेंटल फोर्सेस कहते हैं। चार टाइप के होते हैं, अभी बताया मैंने। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच उनके मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। इस यूनिवर्स में हर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, वो दूसरे पार्टिकल्स के कारण ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता ही करता है। The gravitational force causes the apple to fall as well as planets to revolve around the sun। ये दिखाया गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये पेड़ से सेब गिरा है तो ये नीचे की तरफ ही गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही ये सन है और सन के चारों ओर ये मोशन हो रही हैं प्लैनेट्स की, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ये जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बीच ही लगता है केवल। चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। जो चार्जेस होते हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन होता है अनलाइक चार्ज है, या पॉजिटिव एक नेगेटिव, और रिपल्सन होता है सेम चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन, एंड अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनके बीच लगता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। weak nuclear force. This force appears only in certain nuclear process such as beta decay of a nucleus। पढ़ने को मिलेगा आपके लिए बीटा डीके वगैरह क्या होता है। जैसे कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से अगर कोई हीलियम न्यूक्लियस इमिट हो जाए तो हीलियम न्यूक्लियस को ही हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। तो बीटा डीके अगर होता है किसी न्यूक्लियस से, तो इस प्रोसेस में जो फोर्स काम करता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन weak nuclear force. This force appears only in certain nuclear processes such as beta decay of a nucleus। तो ये जो
वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये कुछ प्रोसेस में ही काम करता है, जैसे बीटा डीके। बीटा डीके का मतलब है एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट प्रेडिक्टेड बाय वोल्फगैंग पॉल इन 1931। न्यूट्रिनो है पार्टिकल, ये बीटा पार्टिकल के साथ इमिट होता है, यानी कि जब भी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल इमिट होगा साथ में एक पार्टिकल और होता है न्यूट्रिनो जो इमिट होता है। सब कुछ पढ़ने को मिलेगा हमें आगे। डायग्राम में ये दिखाया है कि ये कोई न्यूक्लियस है 1s3, इससे बीटा पार्टिकल इमिट हुआ तो साथ में एक न्यूट्रिनो भी इमिट होगा, तब जो नया प्रोडक्ट बना वो बना 2He3, यानी कि अगर बीटा पार्टिकल निकला 1s3 से तो 2He3 में कन्वर्ट हो गया ये। तो इस प्रोसेस में जो फोर्स काम करता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक टेबल है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, और हम सीक्वेंस के आधार पर ये टेबल लिया हमने। सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, रेंज होती है इनफाइनाइट, यानी कि इसकी रेंज इनफाइनाइट रेंज तक ये काम करता है। एक पार्टिकल यहाँ रखा है, एक पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा है, तो उस पर भी ये फोर्स अप्लाई करता है। यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके बीच में ये काम करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है इसकी इन कंपैरिजन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये 1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ये 1/10⁻39 टाइम्स वीक होता है। दूसरा फोर्स है नंबर, इससे जो स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इसकी रेंज होती है 10⁻⁻30, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेरिजन में 1/10⁻13 टाइम्स होता है। इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि एक बहुत छोटे रीजन में ही काम करता है। अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 10⁻16 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो फिर ये वहाँ अप्लाई नहीं होता। कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो के बीच ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में 1/100 यानी कि 1/10⁻² होती है। रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है, और ये चार्ज पार्टिकल के बीच काम करता है, जैसे न्यूक्लियॉन्स है, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में काम करता है केवल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है यूनिवर्स में। वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है और ये काम करता है 10⁻⁻15 मीटर तक की रेंज में, यानी कि जैसी रेंज इससे ज़्यादा होती है, एक प्रोटॉन है, अगर दूसरा प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर से के अंतर्गत आता है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा ये। लेकिन अगर एक प्रोटॉन से दूसरे प्रोटॉन की डिस्टेंस या न्यूट्रॉन की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा है तो फिर ये फोर्स उन दोनों के बीच में अप्लाई नहीं होता। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में सब आ गए, न्यूक्लियॉन्स, हैबियल पार्टिकल्स हो गए, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में ये काम करता है। चार टाइप के फोर्स होते हैं जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है देयर हैव बीन फिजिसिस्ट हु हैव ट्राइड टू कंबाइन अ फ्यू ऑफ द अबव फंडामेंटल फोर्सेस, जो ऊपर के फंडामेंटल फोर्सेस हैं उन्हें कंबाइन करने का प्रयास किया गया, उसे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं।
ये टेबल में दिए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्व्ड क्वांटिटीज की। कंजर्व्ड क्वांटिटीज का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जो कंजर्व होती हैं, मतलब ना तो उन्हें क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। Physics gives law to summarize the investigations and observations of the phenomena occurring in the universe. Physical quantities that remain constant with time are called conserved quantities. टाइम के साथ कांस्टेंट होती हैं, मतलब ना क्रिएट हो सकती और ना डिस्ट्रॉय हो सकती। कंजर्व्ड क्वांटिटी कैन बी स्केलर और वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती हैं और ये स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती हैं। कंजर्वेशन लॉ पढ़ेंगे हम। A conservation law is a hypothesis based on observation and experiments which cannot be proved. These can be verified by experiments. जो कंजर्वेशन लॉ होते हैं इन्हें एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम वेरीफाइड कर सकते हैं, प्रूव नहीं किए जा सकते। एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किए जा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती, मतलब किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। जैसे देखने की कोशिश करेंगे, ये डायग्राम दिया है, ये बॉल है, इस बॉल को जब ऊपर पकड़े हुए हैं बॉल, उस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी है केवल, इसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने इसका छोड़ा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती गई काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे ये बॉल ग्राउंड को टच करती है, ग्राउंड से टकराती है, तो इसकी जो एनर्जी है वो जैसे टच करती है ग्राउंड को, उस समय सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर्ड होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व ही होती है। सेम एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि ये कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, उसे हमने नीचे गिराया, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी की इक्वल थी। जब ये नीचे आया तो आते आते पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी, और जब ग्राउंड को इसने हिट कर दिया उस समय इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, क्योंकि हिट करते समय कुछ साउंड भी आती है तो साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो गई। जब हिट करेगा ग्राउंड को तो कुछ ना कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट एनर्जी हो गई। तो ये कन्वर्ट होती रहती है एनर्जी एक दूसरे में, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की प्रूव कर सकते हैं हम बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके से, आगे करेंगे भी। तो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, वो ना घट सकती है ना बढ़ सकती है, केवल एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ मास के लिए हो गया, मास कंजर्व रहता है, कभी भी ना घट सकता ना बढ़ सकता। जैसे केमिस्ट्री में हम रिएक्शन पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन पढ़ी हमने केमिस्ट्री में, जैसे हमने पढ़ी H2 + O2, ये वाटर बनता है H2 + O2, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में इधर का टोटल मास और जो ये बना ये टोटल मास, यानी जिन जिन से बना उनका टोटल मास और जो बना वो टोटल मास हमेशा सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये प्रूव किया जा सकता है, इस चीज को प्रूव लेबोरेटरी में कर सकते हैं हम। तो मास कंजर्व्ड हुआ, यानी कि ना घटा और ना बढ़ा। बेशक एक एटम दूसरे एटम में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है,
ये हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ ऑक्सीजन एटम था, लेकिन यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स बन गया, तो ट्रांसफॉर्म हुए हैं, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। एनर्जी और मास का भी रिलेशन है, E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, फॉर्मूला आइंस्टीन का फॉर्मूला है। यानी कि मास, कभी कभी ऐसा होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में मास थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो कम नहीं होता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि टोटल जो रहता है वो जितना था उतना ही रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपके लिए इतना ही। ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।